पिछले दिनों स्क्रॉल में सुप्रिया शर्मा और आयुष तिवारी की रिपोर्ट आई। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं उसके कुछ दिनों के बाद वहां अदानी समूह करार करने पहुंच जाता है। सुप्रिया और आयुष ने काफी मेहनत की है। स्क्रॉल के बाद श्री गिरीश जलिहल ने रिपोर्टर्स कलेक्टिव में दिखाया है कि भाजपा शासित 2 राज्यों को बिजली खरीदनी है। उन्होंने अपने टेंडर एक जैसे ही बनाए हैं और ऐसे बनाए हैं जिससे कि अदानी समूह को फायदा पहुंचता लगे। एक राज्य में बिजली की आपूर्ति का ठेका अदानी समूह को मिल भी गया है। इतना आसान नहीं होता है ऐसी रिपोर्ट करना। हालांकि अदानी समूह ने हिंडनबर्ग समूह के खिलाफ मानहानि का दावा नहीं किया, फिर भी इन पत्रकारों को पता है कि एक गलती होने पर अदानी समूह मानहानि के मुकदमे से उन्हें धूल मिट्टी में मिला सकता है। घर की कुर्सी, पर्दे सब बिक जाएंगे। कहने का मतलब है कि कितनी सावधानी से रिपोर्ट बनानी पड़ती है, कितनी बार जांच करनी होती होगी, क्योंकि मानहानि की आशंका तो रहती ही है। इसके बाद भी ऐसी रिपोर्ट करने का एक ही मतलब हो सकता है कि किसी को याद है कि वह पत्रकारिता में क्यों है, उसका काम क्या है। मोदी के विदेश दौरे और अदानी समूह के कारोबार के बीच संबंध स्थापित करने वाली सुप्रिया शर्मा से हमने पूछा कितनी मेहनत लगी होगी इस रिपोर्ट को तैयार करने में। सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई अडानी ग्रुप के सभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स की, किन्या के दस्तावेज डाउनलोड किए, बाकी सभी प्रोजेक्ट्स की भी स्टडी की। पहली बात जो हमें नजर आई वो ये कि दोनों बांग्लादेश और श्रीलंका में अडानी के प्रोजेक्ट्स का विरोध इस वजह से हुआ कि वहाँ के लोगों को, वहाँ की ऑपोजिशन को लगा कि सरकार ने इंडिया के दबाव में, खास करके प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में अडानी को ये प्रोजेक्ट दिए हैं और इन प्रोजेक्ट से उन देशों का नहीं बल्कि अडानी का ही लाभ होने वाला है। स्क्रॉल में हमने पहले भी ये रिपोर्ट की थी कि 2022 में श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चीफ ने वहाँ की पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बयान दिया था कि नवंबर 2021 में प्रेसिडेंट राजपक्षा ने उनको बुला के कहा था कि मोदी उन पर दबाव डाल रहे हैं कि अडानी को एक विंड एनर्जी प्रोजेक्ट दिया जाए। मार्च 2022 में अडानी को ये प्रोजेक्ट मिला भी। जब हमने सर्च किया कि मोदी की आखिरी बार राजपक्षा से कब मुलाकात हुई थी तो हमने पाया कि नवंबर 2021 में ही दोनों लीडर ग्लासगो में मिले थे। इससे हमें आइडिया आया कि देखना चाहिए कि आखिर जिन देशों में अडानी को प्रोजेक्ट मिले हैं उन देशों में मोदी कब होके आए या फिर उनके लीडर से कब मिले। हमने MEA यानी कि विदेश मंत्रालय की वेबसाइट से मोदी के फॉरेन ट्रिप्स और डिप्लोमेटिक मीटिंग्स की डिटेल्स ली। हमने अडानी ग्रुप की वेबसाइट से उनके प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट्स और प्रेस रिलीजेस डाउनलोड किए। दोनों को हमने एक्सेल शीट में आमने सामने डाला और तुरंत एक पैटर्न नज़र आया कि मोदी विदेश यात्रा पे जाते हैं या फिर दिल्ली में दूसरे देशों के लीडर्स को होस्ट करते हैं, उसके कुछ ही महीनों में अडानी ग्रुप को उन देशों में प्रोजेक्ट्स या डील मिल जाते हैं। scroll.in वेबसाइट पढ़ा कीजिए, देखिए कि मुख्यधारा का गोदी मीडिया जब केवल बयान और विवाद छाप रहा होता है तब भी कुछ पत्रकार बेहद कम सैलरी में किस तरह से अपना काम कर रहे होते हैं। जिन पत्रकारों के साथ, टीवी एंकरों के साथ खासकर आप सेल्फी खिंचाते हैं, उनका एक काम ढंग का आपको याद नहीं होगा, ना वो खुद बता सकते हैं। और जो इस तरह की रिपोर्टिंग लेकर आते हैं आप उनका नाम भी ठीक से याद नहीं करते, उनकी तस्वीरें आपके फोन में नहीं होंगी। हम पहले विदेश दौरों और अडानी के कारोबार को लेकर बात करेंगे और फिर महाराष्ट्र और राजस्थान में बिजली की सप्लाई को लेकर आई रिपोर्ट पर बात करेंगे। कितने अखबारों ने आपको बताया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश दौरों पर जाते हैं तो उसके पीछे क्या क्या सौदे होते हैं, उन सौदों का लाभ भारत की किस कंपनी को ज्यादा मिलता है, किसे नहीं मिलता है। आपको यही दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में रहने वाले भारतीयों से मिले हैं। एक महिला है जो मिलने के बाद रोने लग जाती है, उसका वीडियो वायरल हो जाता है, कहती है मोदी जी से मिलने का मौका मिल गया। क्या देश के प्रधानमंत्री के विदेश दौरे का कवरेज इन्हीं सब फालतू बातों के लिए है, या आपको तब पता चलेगा जब आप सुप्रिया शर्मा और आयुष तिवारी की यह रिपोर्ट देखेंगे। वे बता रहे हैं कि दुनिया भर में अडानी समूह का जो विस्तार हो रहा है उसकी घोषणाओं का संबंध प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं से है। यानी मोदी की यात्रा के बाद कई देशों में अडानी समूह को वहां कुछ न कुछ कारोबार मिलता है।
मगर ये सब बताने के बजाय मीडिया में आपको दिखाया जाता है बॉस्टन में रहने वाली कोई बिहार की एक महिला है जो मोदी जी को देखकर भावुक हो जाती है, रोने लग जाती है। Scroll.in ने अपने विश्लेषण में यह पैटर्न दिखाया है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस देश की यात्रा करते हैं या जिस देश के प्रमुख से उनकी मुलाकात होती है, उसके कुछ ही महीनों के भीतर अदानी समूह उसी देश में अपने प्रोजेक्ट की घोषणा करता है। मार्च 2024 में अदानी समूह ने नायरोबी एयरपोर्ट के विकास और विस्तार को लेकर अपना प्रस्ताव रखा। पहली बार अदानी समूह भारत के बाहर के एयरपोर्ट का संचालन अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है। केन्या की राजधानी नायरोबी में एयरपोर्ट चलाने का काम अदानी समूह को मिलने ही वाला था, जैसे भारत में कई जगहों पर मिला है। 30 साल के लिए अदानी समूह को अधिकार दिया जा रहा था, लेकिन केन्या के हाई कोर्ट ने इस प्रस्तावित सौदे को निलंबित कर दिया। दिसंबर 2023 में केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो दिल्ली आए। आपको केन्या के राष्ट्रपति की भारत यात्रा सामान्य लगी होगी, लेकिन इसी यात्रा के बाद केन्या में ऐसा कुछ हुआ कि बवाल मच गया। इस यात्रा के 3 महीने के बाद मार्च में अदानी समूह ने यह प्रस्ताव दिया। जून के महीने में केन्या प्रशासन ने अपनी राष्ट्रीय विमानन नीति बदलते हुए एयरपोर्ट निवेश योजना को मंजूरी दे दी। जब एक विसिल ब्लोअर ने इस मुद्दे को उठाया तो केन्या मानवाधिकार आयोग और वहां की बार एसोसिएशन ने इसके खिलाफ मुकदमा कर दिया। उनका कहना था कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और लाभ देने वाले राष्ट्रीय एयरपोर्ट को एक निजी समूह को देना तार्किक नहीं। आरोप लगा कि सौदा छिपा कर किया गया है और इसके लिए टेंडर भी नहीं निकाला गया, जिसमें दूसरी कंपनियों को मौका मिलता। इसी 9 सितंबर को केन्या हाई कोर्ट ने इस सौदे पर अंतरिम रोक लगा दी। केन्या की संसद में भी यह मामला उठा। केन्या सरकार के सलाहकार ने बताया कि एयरपोर्ट को लेकर अदानी समूह को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन केन्या में हाई वोल्टेज पावर लाइनें लगाने के लिए समूह को $1.3 बिलियन की छूट दी गई है। सुप्रिया शर्मा की रिपोर्ट से आपको यह सब जानने को मिलता है, वरना आपको ये हिंदी अखबार यही बताते रह जाते हैं कि हर विदेश दौरे से भारत का नाम हो गया। दरअसल ये हिंदी अखबार हिंदी समाज पर एक नई कुंठा थोपे जा रहे हैं। जैसे भारत का कभी नाम नहीं था, अब हो रहा है। वो इस तरह की जानकारी कभी नहीं देंगे कि केन्या में क्या हुआ, क्यों अदानी समूह को लेकर वहां बवाल मचा। सुप्रिया शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में तंजानिया से लेकर वियतनाम तक ऐसे सौदों की पड़ताल की है और लंबी सूची प्रस्तुत कर दी है। लेख में उन्होंने बाकायदा एक टेबल भी पेश किया है, जिसमें बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे या दूसरे देश के प्रमुखों से मुलाकात के कितने महीनों के भीतर वहां अदानी समूह का समझौता, प्रोजेक्ट या प्रस्तावित विस्तार घोषित हुआ है। इस टेबल में सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया जैसे देशों में यह समय 1 महीने का है, तो बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में 2 से 4 महीने लगे। केन्या, तंजानिया और इजराइल जैसे देश भी इस सूची में शामिल हैं। स्क्रोल ने उस घटना का भी जिक्र किया है कि श्रीलंका में भी बिजली विभाग के एक अधिकारी ने संसदीय समिति के समक्ष गवाही दी कि नवंबर 2021 में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने कहा था कि मोदी उन पर दबाव बना रहे हैं कि वे एक पनबिजली प्रोजेक्ट अदानी समूह को दे दें। यह घटना ग्लासगो क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में मोदी और राजपक्षे की मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद की है। इस खुलासे ने श्रीलंका की राजनीति में भूचाल ला दिया और इस अधिकारी ने अपना बयान वापस ले लिया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले फरवरी 2020 में महिंदा राजपक्षे मोदी से दिल्ली में मिले और इसके कुछ ही महीनों बाद खबर आई कि कोलंबो पोर्ट पर इस कंटेनर टर्मिनल को संचालित करने के लिए अदानी समूह पसंदीदा पाया गया है। बाद में जब इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए तो श्रीलंका ने अपने हाथ खींच लिए, लेकिन अदानी समूह को पोर्ट पर एक दूसरे टर्मिनल के संचालन के अधिकार मिल गए। श्रीलंका में चुनाव हुआ है, राजपक्षे परिवार और उनका दल सत्ता से बाहर हो गया है। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में जन विद्रोह हो गया। शेख हसीना को भागकर दिल्ली आना पड़ा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो अदानी समूह से हुए बिजली खरीद समझौते की समीक्षा करने जा रही है। जून 2015 में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बांग्लादेश गए, तब उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में प्रमुख साझेदार हो सकता है। इसके ठीक 2 महीने के बाद ही अदानी बांग्लादेश के साथ
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं जिसमें झारखंड से बांग्लादेश को बिजली निर्यात की बात थी। 2 साल बाद 2017 के अप्रैल में शेख हसीना दिल्ली आती हैं और बिजली निर्यात को लागू करने के लिए समझौता होता है। इसी प्रोजेक्ट को लेकर 2022 और 2023 में गौतम अडानी ने शेख हसीना से मुलाकात की और फोटो भी ट्वीट की। पिछले कई सालों से बांग्लादेश में विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि यह समझौता मोदी सरकार के दबाव में किया गया और अब जब बांग्लादेश में सरकार बदल गई है तब इस समझौते के रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अडानी समूह के प्रवक्ता ने स्क्रोल के इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बांग्लादेश सरकार हमारे साथ हुए बिजली खरीद समझौते की समीक्षा कर रही है। बड़ा भुगतान बकाया होने के बावजूद साझेदार की भावना दिखाते हुए हम बिजली सप्लाई करते रहेंगे। पर अडानी समूह के प्रवक्ता ने स्क्रोल के केन्या के मामले से जुड़े सवाल का जवाब नहीं दिया। अडानी समूह को भले खबर ना हो कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार समझौते की समीक्षा करेगी, लेकिन अगर करार रद्द होता है तो बिजनेस और डिप्लोमेसी को मिलाने की इस रणनीति की बहुत भद पिट जाएगी। यह खबर हवा में पैदा नहीं हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब बांग्लादेश के रुख को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दोनों पक्षों को बैठकर बात करने की सलाह दी। यानी इस खबर का कुछ तो आधार है। सुप्रिया शर्मा और आयुष तिवारी की रिपोर्ट के बाद 23 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस में अगम वालिया की रिपोर्ट है कि ढाका की अंतरिम सरकार 2017 में अडानी पावर से हुए समझौते की शर्तों की समीक्षा कर सकती है। अंतरिम सरकार यह भी देखेगी कि बिजली के लिए जो कीमत चुकाई जा रही है वो उचित है या नहीं। रिपोर्ट में लिखा है कि बांग्लादेश द्वारा करार रद्द कर देने की आशंका के चलते अडानी समूह विकल्प तलाश रहा है। इसी के चलते अडानी पावर के झारखंड के गोड्डा के 1600 मेगावाट के प्लांट की बिजली भारत में बेची जा सकती है। यह प्लांट अपनी सारी बिजली बांग्लादेश भेजता रहा है, मगर इस बिजली को भारत में बेचने के लिए अडानी पावर झारखंड लिमिटेड को 130 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन और सबस्टेशन पर अतिरिक्त बे बनाना होगा और यह इतनी जल्दी नहीं हो सकता। अडानी ने मांग की थी कि 30 किलोमीटर लंबी लाइन से उसे भारतीय ग्रिड में जल्दी जोड़ा जाए, लेकिन सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड CTUIL ने तकनीकी आधार पर यह मांग खारिज कर दी। मंजूरी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल की राज्य ट्रांसमिशन की इकाई ने चेतावनी दी है कि इस प्लांट को ग्रिड से जोड़ने के कारण सिस्टम पर ओवरलोड हो सकता है। CTUIL ने माना है कि सिस्टम पर पहले से लोड है, मगर यह भी कहा कि गोड्डा के प्लांट से सप्लाई पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। सिस्टम में अपडेट भी